फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिबर्टी के पेपर नंबर 14 के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। और बहुत से लोगों की डिमांड है कि सर बाकी के क्वेश्चन, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के सभी पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 14 और उसके अंदर हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 1 और थोड़ा हम स्पीड में करेंगे। चलो देखो, तो फर्स्ट एमसीक्यू अगर तुम देख रहे हो तो फर्स्ट एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक विद्युत डायपोल ने कोई बिंदुवत विद्युत बाરના क्षेत्રમાં मुकेल હોય तो इसके एक विद्युत डायपोल को किसी आवेश के किसी विद्युत बार के क्षेत्र में अगर रखा हो तो उस पर क्या क्या हो सकता है। तो ये डायपोल पर लागतु परिणामी बल घर्षण बल शून्य हो सके, देखो कोई गारंटी नहीं। अब अगर मान लो कि एक पॉजिटिव है, तब उन्होंने क्या बोला है कि जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1 के लिए एक पॉजिटिव चार्ज है जैसे Q और इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर तुम क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। इसको जैसे ही रखोगे तो पॉजिटिव इसको क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज ये हो सकती है, तो यहाँ पे फोर्स तो जीरो होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो चीज कंसीडर हो सकती है। एक को अट्रैक्ट कर रहा है और एक को रिपल कर रहा है तो जीरो होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, लागतु टॉर्क शून्य हो सके। अब देखो टॉर्क शून्य क्यों होगा, तुम डायपोल को कैसे भी रख लो, ठीक है, कैसे भी रखोगे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जैसे समांतर होगा तो हमारे टॉर्क के लिए हमारा सूत्र होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और जैसे ही समांतर हो जाएगा क्रॉस के लिए हमारा सूत्र आ जाएगा पी ई साइन थीटा। मींस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो थीटा जीरो तो साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। और जीरो इंटू पी करोगे तो टाउ क्या आ जाएगा, जीरो। इसके लिए टॉर्क हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आगळનું विद्युत फ्लक्स। अब क्या बोला है, कोई विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो जाता है, इसमें अगर हम किसी एक बिंदु पे बात करें, ठीक है, इस बिंदु के लिए हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स बताना है। तो क्या धन होगा, ऋण होगा, शून्य होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखें तो विद्युत फ्लक्स पहले क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में से, किसी भी समतल में से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, पास करती है, क्रॉस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्षेत्र ही नहीं है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के लिए अगर हम देखें फॉर्मूला होता है हमारा फाई इज इक्वल टू, एक तो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरा एक होता है हमारा E ए कॉस थीटा, ठीक है। तो E होना चाहिए, थीटा होना चाहिए और A होना चाहिए। अब बिंदु है तो बिंदु के लिए तो क्षेत्रफल ही नहीं होगा, और जब क्षेत्रफल जीरो है और क्षेत्रफल अगर जीरो होगा तो बाकी सब चीज भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकंड ऑप्शन में जीरो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए, और ऑप्शन नंबर होगा सी। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो एकम धन विद्युत बार ने विद्युत क्षेत्र में मुकता तेना पर लागतु बળ, मीन्स किसी एकांक धन आवेश को एकम धन विद्युत बार ने विद्युत क्षेत्र में मुकवामा है तो उस पर लगने वाला बल के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो बल के लिए हमारा फॉर्मूला आता है Q, क्वेश्चन नंबर 3, F इज इक्वल टू QE। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी, एकम धन विद्युत बार मतलब जिसका मान क्या होगा, +1 कूलम। तब +1 कूलम की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E। Q की वैल्यू क्या है, 1 इंटू E, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। तो मतलब बल का मान किसके बराबर होगा, E के बराबर, तो शून्य होगा नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अनंत हो नहीं सकता, विद्युत स्थितिमान V के बराबर भी संभव नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है, समान विद्युत क्षेत्र में धातुનો एक गोळो मुकेल छे तो बળ क्षेत्र रेखा आकृति में दर्शावेल। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्होंने क्या बोला, बળ क्षेत्र रेखाओं आकृति में दर्शावेल भेगो, लेकिन कहीं आकृति दी नहीं है। जब आकृति दी नहीं है तो तुम कौन सी आकृति में देखोगे, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब आकृति नहीं दी तो तुम आंसर कहां से बताओगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर देना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है, एक विद्युत भारित कैपेसिटરની ऊर्जा U છે, હવે બેટરી દૂર કરીને તેના જેવા બીજા એક વિદ્યુત ભારિત રહિત કેપેસિટર સાથે समांतરમાં જોડવામાં આવે છે। હવે દરેક कैपेसिटરની ऊर्जा कितनी થશે, मींस कि क्या बोला हुआ है, एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी के साथ जैसे हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में धीरे धीरे क्या होगी, एनर्जी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऊर्जा वध से
ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है, उसको बैटरी से अलग कर लेना है, और बैटरी से अलग करने के बाद कैपेसिटर को क्या करना है, उसी के जैसे समांतर कैपेसिटर के समान कैपेसिटर के साथ समांतर में जोड़ना है। तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर जो आवेश होंगे, जो विद्युत भार होंगे, वो क्या हो जाएंगे, दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहले तो उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा कितनी मिलेगी, पहले वो चीज हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मान लेते हैं कैपेसिटर थी, तो कैपेसिटर के लिए ऊर्जा का लिए फॉर्मूला होता है हमारा Q²/2C। ठीक है, ये कब ऊर्जा मिलेगी, जब एक कैपेसिटर होगा और उसको हमने किसके साथ जोड़ा है, बैटरी के साथ जोड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और उसी को कैपेसिटर के उसी की दूसरा जैसे कैपेसिटर के साथ समांतर में जोड़ दिया। तो वहां पे एक चीज होती है, इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज देखी है कि एक गोला होता है, एक गोले को आवेश को किसी चीज को अगर तुमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, चार्ज है, उसी की जैसे दूसरी चीज के साथ अगर हम कनेक्ट कर दे तो दोनों में चीज क्या हो जाती है, आवेश क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। या फिर दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लो पानी की 2 टंकी है। ठीक है, और उसको हम क्या किए, नीचे से पाइप के द्वारा जोड़ा, यहाँ पे एक वॉल है और वॉल अभी हमने बंद करके रखा है, और दोनों पानी की टंकी की साइज कैसी एकदम इक्वल है। एक को हमने पानी से फुल भरा हुआ है और दूसरी टंकी हमारी कैसी है, खाली है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, ये वॉल को अगर हम ओपन कर दें तो धीरे धीरे यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, पानी क्या करेगा, फ्लो करना, मूव करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे फर्स्ट टंकी का पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूसरी टंकी में धीरे धीरे वाटर लेवल क्या होता जाएगा, पानी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों पानी की टंकियों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। और जैसे ही पानी के लेवल दोनों में बराबर हो जाएंगे तो पानी का फर्स्ट टंकी में से सेकंड टंकी में जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब दोनों में पानी की मात्रा कैसे हो जाएगी, लेवल कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही चीज इसके अंदर होगी। तो इसको जब बैटरी के साथ जोड़ा तो इसको चार्ज कितना मिला, Q। अब जैसे इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ो तो इसका चार्ज किसको मिलने लगेगा, दूसरे को। लेकिन ये नहीं कि वो पूरा का पूरा पानी दूसरी टंकी को दे देता है, मतलब कुछ खुद के पास भी रहेगा, दोनों के पास इक्वल हो जाएंगे। तो Q है और इसके पास अभी कितना है, 0। तो दोनों में इक्वल करना है तो क्या करोगे, ये आधा इसको दे देगा, तो इसके पास 0 की जगह कितना आ जाएगा, Q/2। ठीक है, तो अब इसके पास चार्ज कितना बचा, आवेश या विद्युत भार कितना बचा, Q/2। तो अब इसके लिए ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उसको हम लिख लेते हैं U'। उसके लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट Q की जगह क्या आ जाएगा, Q/2 का होल स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस अभी भी वही है, कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसी के लिए हम अगर देखें तो क्या आ जाएगा, Q², 2 का स्क्वायर 4 और 2C, और Q²/2C। Q²/2C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, U। तो U डेज के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा U/4, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो देखो तो आवेश आधा होता है, तो इसमें से ये कभी मत मान लेना कि ऊर्जा भी दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगी। तो U/2 कभी भी मत करना, थोड़ा सा सोच के U/4। और ऐसा एक न्यूमेरिकल भी है हमारी बुक में, एग्जाम्पल उदाहरण भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको एक बार नोट डाउन कर ले फटाफट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, हवामान एक बीजाથી 1 मीटर अंतरे रहेला બે બિંદુઓત ઋણ વિદ્યુત ભારોના તંત્રની સ્થિતિજ ऊर्जा, और दरेक विद्युत भार मूल्य दिया हुआ है। तो क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दो विद्युत भारों के लिए, और दोनों विद्युत भार कैसे है, आवेश कैसे, ऋण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। और Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू सेम है। क्या वैल्यू दी है, ऋण है, तो क्या आ जाएगा -2, और माइक्रो कूलम मींस 10⁻⁻6 कूलम। और स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, K Q1 Q2/R। और R भी क्वेश्चन में गिवन है, R क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 मीटर। सबकी वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू -2 × 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁶, और डिवाइड में 1। तो माइनस इंटू माइनस ये तो हो गया प्लस, तो 9 × 4 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 18 18 × 2 36 इंटू 9, और 9 में से क्या करना है, -6 कितना हो जाएगा, -12। तो हमारा आंसर आएगा 36 × 10⁻³ जूल। और ऑप्शन देख लेते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, 36 है बट 3.6 × 10⁻³ तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, और जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 और इसकी वैल्यू माइनस कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻² जूल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी।
इसको भी फटाफट नोट डाउन कर ले। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र અને विद्युत स्थितिमान ए बे में, मतलब दो चीजें बोली, विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान मतलब विद्युत विभव बोल सकते हो, ठीक है। उन दोनों में क्या चीज है, क्या दोनों सदिश राशि है, एक पण सदिश राशि नहीं, मात्र विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और मात्र विद्युत स्थितिमान सदिश राशि है। तो उसके लिए देखो थोड़ी सी एक चीज देख लेना, हमें दो चीजों की चर्चा करनी, डिस्कशन करना है, ई और वी के लिए। तो ई के लिए हम नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आवेश विद्युत भार धन है या ऋण है, या आवेश धन है या ऋण है। अगर धन होता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हम पढ़ते हैं, क्या होती है, बाहर की तरफ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा शू होती है बाहर की तरफ, और ऋण हो तो क्या होता है उसके लिए अंदर की तरफ, मतलब दिशा पे निर्भर करता है। तो दिशा पे निर्भर करता है उस राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। मतलब विद्युत क्षेत्र दिशा पे निर्भर करती है, मतलब ये तो तुम्हारी सदिश राशि है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब विभव के लिए, विद्युत स्थितिमान के लिए, तो विद्युत स्थितिमान के लिए हमने अगर बुक में डेफिनेशन या परिभाषा देखे तो उसके लिए परिभाषा है कि एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिमान या विद्युत विभव। मतलब कार्य को ही क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। और कार्य हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और कार्य अगर अदिश राशि है तो विद्युत स्थितिमान या विभव भी कैसी होगी, हमारी अदिश राशि होगी। तो सिर्फ ई क्या होगा, हमारी सदिश राशि और वी हमारी अदिश राशि है। तो ऐसा ऑप्शन है सी, मात्र विद्युत क्षेत्र सदिश राशि से ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। और इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या बोला है, एक बैटरी સાથે 2 ઓમેગા અવરોધ જોડવામાં આવે છે ત્યારે મળતો પ્રવાહ 0.9 એમ્પિયર છે અને 7 ઓમેગાનો અવરોધ જોડવામાં આવે ત્યારે મળતો પ્રવાહ 0.3 એમ્પિયર છે। તો બેટરીનો આંતરિક प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक अवरोध શું થશે। चलो देखो इसके लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बैटरी के लिए हम अगर यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला आता है हमारा V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। ये बुक में 3rd चैप्टर में तुम देखो तो डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला बुक में गिवन है, वहां से तुम देख सकते हो सॉल्यूशन या डेरिवेशन। तो अब देखो V के लिए हमारा फॉर्मूला जो एक्सटर्नल प्रतिरोध होगा, ठीक है, या अवरोध होगा, तो उसके लिए हम पुट कर सकते हैं आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, सो एप्सिलॉन माइनस आई आर। माइनस आई आर को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन निकाल लो, सो आर प्लस आर। देखो अब उन्होंने दो कंडीशंस दी है, तो दोनों कंडीशंस के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दी है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई की वैल्यू दी है 0.9 और एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध दिया है 2 और आंतरिक हमें निकालना है, तो स्मॉल आर को स्मॉल आर। अब देखो कैपिटल आर मतलब जो बाहर से अलग से जो अवरोध या प्रतिरोध लगा है। और दूसरी कंडीशन के लिए एप्सिलॉन अगर हम देखें तो उसके लिए कंडीशन क्या दी है, करंट दिया हुआ है 0.3, प्रतिरोध दिया है 7 प्लस आर, ठीक। अब देखो दोनों में एप्सिलॉन तो वही रहेगा, ये तो नहीं कि बैटरी का ईएमएफ बदल जाएगा, बैटरी का ईएमएफ वही रहेगा। प्रतिरोध तुम ज्यादा लगाते तो करंट कम मिलेगा, प्रतिरोध कम लगाओगे तो करंट ज्यादा मिलेगा, वही चीज पे डिपेंड करेगा, लेकिन ईएमएफ में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। तो दोनों कंडीशन में ईएमएफ कैसा इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो क्या आएगा 0.9 आर प्लस आर इक्वल टू 0.3 7 प्लस आर। अब 0.3 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, और 0.9 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3। और इसी को अगर सॉल्व करें तो 3r प्लस 3r, सॉरी यहाँ r नहीं होगा, ये हमारी वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखो तो 0.3 तो इस साइड आ गया, तो इधर बचेगा 7 प्लस r। अब 6 उधर जाएगा तो माइनस, और प्लस r इधर आएगा तो माइनस, 3r माइनस r 2r, और 7 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 1, और 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो r के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और 1/2 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन में क्या गिवन होगा 0.5, और फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है 0.5 ओमेगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर होगा 8, ठीक है। चलो इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 8। चलो हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। हम देखो क्या बोला है, 220 वोल्ट અને 100 वोट
બે બલ્બ પ્રથમ શ્રેણીમાં અને પછી સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે. આ દરેક સંયોજનને 220 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે છે. તો દરેક કિસ્સામાં अनुक्रमे મળતો પાવર શું થશે? मींस कि दो बल्ब है सेम वोल्ट के और दोनों को क्या करना है, फर्स्ट श्रेणी में जोड़ना है और फिर समांतर में जोड़ना है और दोनों में बताना है कि कुल पावर क्या होगा. देखो तो अभी तक हमने जो चीजें देखी थी श्रेणी में समांतर के लिए तुमने प्रतिरोध के लिए देख लूंगा. अब पावर के लिए मैं छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत ही काम आएगा. सीरीज के लिए अगर हम देखें तो सीरीज के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P1 क्रॉस P2 अपॉन P1 प्लस P2. और इसको अगर याद रखना तो ऐसे भी याद रख सकते हो 1 अपॉन P इक्विवेलेंट या सीरीज के लिए 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2. देखो 2 के लिए था इसके लिए, और अगर ज्यादा के लिए हो तो जितने के लिए चाहिए उतने के लिए तुम कर सकते हो. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा सीरीज में. किसी भी बल्ब को अगर तुम सीरीज में लगाते हो तो उसके लिए देखो तो दोनों की वैल्यू दिए, दोनों के लिए पावर की अगर वैल्यू देखे तो P1 बराबर P2, क्योंकि दोनों बल्ब के लिए पावर इक्वल है और पावर की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट. और यहाँ पे हमें वोल्ट से V से कोई मतलब ही नहीं है, V का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, डायरेक्टली तुम कर सकते हो. तो PS के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा P1 इंटू P2. तो P1 की वैल्यू 100, P2 की वैल्यू इंटू 100 और P1 कितना होगा 100 प्लस 100. तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा हमारा कितना 10,000 और डिवाइड 100 प्लस 100 200. तो यहाँ से डबल जीरो कैंसल और 2 से तो हमारा आंसर आएगा 50. ठीक है, 50 वॉट. और देखो 50 वोल्ट फर्स्ट ए में भी है और ऑप्शन नंबर बी और डी में भी है. तो पैरेलल के लिए भी कर लो. पैरेलल के लिए देखो सिंपल सा, अभी सीरीज के लिए अगर ऐसा फॉर्मूला है तो पैरेलल के लिए क्या आएगा P1 प्लस P2. तो पैरेलल के लिए अगर देखोगे तो समांतर के लिए, पैरेलल मतलब समांतर के लिए और सीरीज मतलब श्रेणी के लिए. तो पैरेलल के लिए समांतर के लिए P1 कितना होगा हमारा 100 और प्लस 100. तो 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा 200 वोल्ट. और इस तरह से तुम डायरेक्टली कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन में 3 बल्ब हो 4 बल्ब हो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्या बोला है, तांबा અને મેંગેનીઝના બે સમાન લંબાઈના તારના અવરોધો સમાન છે તો કયો તાર જાડો હશે? ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में 2 आए हैं, एक है कॉपर के लिए और एक होगा मैंगनीज के लिए. और क्या बोला है, दोनों का प्रतिरोध इक्वल है. और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. और दोनों की लेंथ भी कैसी बोल रहे हैं, इक्वल है. ठीक है, तो फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं आर के लिए. अगर कॉपर के लिए हम फॉर्मूला देखें तो उसके लिए सी लिख लेते हैं. ठीक है, तांबा बोल लो कॉपर बोल लो सब एक ही चीज होता है. एक क्वेश्चन नंबर 10 उसके लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो होगा रो सी एल अपॉन ए सी. ठीक है, और दूसरा देखिए अगर किसके लिए मैंगनीज के लिए एम लिख लेते हैं आर एम इज इक्वल टू रो एम एल अपॉन ए एम. अब देखो एल सी और एल एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की लंबाई लेंथ कैसी इक्वल है. ठीक है, अब दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लो आर सी अपॉन आर एम. ठीक है, तो क्या और देखो इक्वल ही बोला है उन्होंने क्वेश्चन में. क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि प्रतिरोध कैसा है इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर लो. तो क्या आ जाएगा यहाँ से रो सी अपॉन ए सी इंटू एल इज इक्वल टू रो एम इंटू ए एम अपॉन एम. एल एल कैंसिल और ए सी को अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा रो सी अपॉन रो एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एम. हमें किसके लिए चाहिए, अब देखो तो अब एक थोड़ी सी चीज यहाँ पे याद रखना. कॉपर के लिए अगर हम देखें, ठीक है, कॉपर के लिए और मैंगनीज के लिए अगर देखें तो रो सी की वैल्यू होती है 1.7 इंटू 10⁻⁸ और रो एम की वैल्यू होती है 48 इंटू 10⁻⁸. अब देखो अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों का रेशियो अगर इक्वल है, अनुपात इक्वल है, तो यहाँ से एक चीज है कि अगर ये चीज ज्यादा है तो ये भी चीज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी दोनों की चीज क्या होगी ज्यादा. तो इसका क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, क्षेत्रफल मतलब कौन सा होता है, अनुप्रस्थ काट. ठीक है, जैसे कि तार है तो तार में हमें पूरा क्षेत्रफल नहीं रखना होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत, तार की लंबाई ऐसे तो उसके लंबवत वाला मतलब ये वाला क्षेत्रफल.
तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसकी मोटाई भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रो एम ज्यादा है मतलब एम भी ज्यादा होगा, और एम ज्यादा होगा मतलब उसकी मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों क्वेश्चन में से देखिए ऑप्शन में तो क्या होगा, तांबा नो मैंगनीज नो बंधनी जाड़ाई समान असे एक पढ़ने, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी मैंगनीज नी जाड़ाई जावी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रो एम की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11। तो क्या बोला है, वेस्टर्न ब्रिज कई राशिનું અજ્ઞાત મૂલ્ય માપવા માટે વપરાય છે। तो विद्युत प्रवाह, वोल्टेज, अवरोध और ईएमएफ। विद्युत प्रवाह मापने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, वोल्टेज मापने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर, और अवरोध के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेस्टर्न ब्रिज का उपयोग करते हैं। वेस्टर्न ब्रिज के लिए अगर फॉर्मुला में देखा हो तो वही होता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। 3 की वैल्यू हमें पता हो, चौथा हम रेजिस्टेंस वहां से अवरोध या प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के कर रहे हैं, और जैसे ही 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 15 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।